দাদা খবর আছে? ওকে ওকে ঠিক আছে সেটা একটু ক্লোজ করে সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। আমরা হায়দ্রাবাদে যশোদা হসপিটাল সিটি হাইটেক সিটিতে আছি। তো আমাদের এখানে গত মাসে একজন পেশেন্ট ছিল শুভঙ্কর কর্মকার। তো মূলত উনি এখানে একটা প্রাইভেট হসপিটালে অ্যাডমিট ছিল, তার একটা জটিল সমস্যা নিয়ে। তারপর আমাদের এখানে হাইটেক সিটিতে রেফার করা হয় ডক্টর বালারা শেখর, সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরো অ্যান্ড স্পাইন সার্জনের কাছে। তো তারপর স্যারের ওনাকে সার্জারি করার পর এখন উনি সুস্থ হয়, যদিও আজকে উনি এখানে উপস্থিত নেই। তো স্যার মেডিকেল পার্টটা স্যারই বলুন। স্যার डॉक्टर बालराज शेखर, मैं सीनियर कंसल्टेंट ब्रेन एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन, डायरेक्टर फॉर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी। आपको यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी के बारे में पता ही होगा। सो इट्स द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन साउथ ईस्ट एशिया। सो 2000 बेड कैपेसिटी वाला हमारे पास सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट है, MR लिनैक वगैरह, एंड एंजियोग्राफी एंड न्यूरो सर्जरी की बात करेंगे तो वी हैव रोबोट, एक नेविगेशन है, एंड देन एडवांस ड्रिल सिस्टम, जो भी है आपके एंडोस्कोपिक स्पाइन सिस्टम, एंडोस्कोपिक पूरा स्पाइन सिस्टम, नेविगेशन इंटीग्रेटेड, रोबोटिक इंटीग्रेटेड स्पाइन सिस्टम भी हमारे पास है। तो अभी हम ये पेशेंट के बारे में बात करेंगे। सो 32 साल वाला लड़का, 32 ईयर ओल्ड शुभांकर, ये जो इनको क्या हो गया, बेहोश हो गया, फिट्स होने की वजह से बेहोश हो गया, एंड इधर एडमिट था अगरतला में, एंड ही रिसीव ट्रीटमेंट। इनिशियली उन्होंने अच्छा इलाज किया उनको, उसके बाद एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उनको ऑप्शन दिया गया कि आप बाहर जा सकते हैं। तो इनको हमारे पास ले आया गया बेहोशी हालत में, ये होश में नहीं था, बेहोशी हालत में लाया गया। इनको दिमाग के अंदर खून बह के ICH बोलते हैं, हिमेटोमा बना हुआ था। ये हिमेटोमा का वजह क्या है देखने के लिए हमने एंजियो किए थे। एंजियो में हमको निकला आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन। इस एक कंडीशन होता है, इसमें ये पैदाइशी भी हो सकता है, खून का नसें जो होते हैं वो गुच्छे टाइप बन के वो फट जाते हैं, फटने की वजह से ब्लीडिंग होता है, एंड जानलेवा भी हो सकता है। सो वैसा स्थिति में लड़का हमारे पास आया। इनको ऑप्शन हमने दिया एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन, मतलब जैसा एंजियो करते हैं उसी जरिए जाके उसमें सीमेंट भर देते हैं, एंड कुछ लोगों को वैसा कर नहीं सकते, सर्जरी करना होता है। सर्जरी थोड़ा रिस्की होता है कुछ लोगों में, क्योंकि वो ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांस होता है, एंड सर्जरी के बाद पैरालिसिस होने का रिस्क रहता है। सो ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है। इसको हमने, क्योंकि हमारा इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से भी पूछे थे, सो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा एम्बोलाइजेशन करना मुश्किल है, क्योंकि वेजल्स जो है वो बहुत एंगुलेटेड थे, सो उसमें कैथेटर घुसाना मुश्किल होता है, तो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन बोल के। सो इनका चैलेंज ये था कि लेफ्ट साइड ब्लीड था। लेफ्ट ब्लीडिंग में यदि कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, इनको बात करने का वो पैरालिसिस टाइप आ जाना, राइट साइड पैरालिसिस आ जाना, बात बंद हो जाना होने का रिस्क रहता था। तो इसलिए एडवांस न्यूरो नेविगेशन सिस्टम से हमने क्या किया, अच्छा सा मैप किया, एंड पहले की कहाँ कहाँ ब्लीडर्स हमने देखे, एंड सक्सेसफुली ऑपरेशन किया। एंड आज मैं इनको फॉलोअप OP में देखा, लड़का चलते हुए, अपने आप चलते हुए आया, एंड मेरे से अच्छा सा अपना तकलीफ क्या है सब कैसा, उसने अपने शब्दों से, अपने जबान से खुद बात किया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से कुछ लोगों में बेहोश भी नहीं करते, हम होशी हालत में सर्जरी करते, उनसे बात करते हुए, उनको हाथ पैर हिलाने के लिए बोलते हुए सर्जरी करते, ताकि हमको ऑपरेशन के बाद उसका कोई नुकसान ना पहुंचे। सो इसका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, एंड लड़का बहुत खुश है, एंड हार्डवर्क करने वाला बंदा अभी काम के लिए जाने के लिए भी तैयार है 1 महीने के अंदर। सो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट लग सकता है। एंड बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, वैसा पेशेंट्स को हर बार हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर ही आके फॉलोअप कर लेता हूँ। सो इनको अभी देखिए, अभी सर्जरी हो गया, सर्जरी होने के 3-4 दिन में ही वो फ्लाइट ट्रैवल करके इधर आ गया, फिर उसके बाद टांके इधर निकाले, एंड मैं उनको अभी देख पाया। सो अभी उसको उधर आने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉलोअप इधर मैं
कर सकता हूँ। सो इसलिए हमारा एडवांस्ड डिपार्टमेंट है हमारा पूरा न्यूरोसर्जरी का, जो ब्रेन एंड स्पाइन मैं स्पेशलाइज करता हूँ एंडोस्कोपिक स्पाइन में भी। सो बहुत लोगों को बिना कट किए हुए एंड बिना बेहोशी नहीं करते एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज में, एनेस्थीसिया नहीं देते, होशी हालत में पेशेंट से पूछते हुए हम सर्जरी करते हैं ताकि वो लोग भी 1-2 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं, फ्लाइट में आके फिर इधर रह सकते हैं एंड ओपीडी में मैं उनको फॉलोअप कर लेता हूँ। सो एडवांस एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरीज, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज एंड एंडोस्कोपिक ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज भी हम यशोदा हाईटेक सिटी में कर रहे हैं। एंड सबके लिए धन्यवाद। सो ये स्ट्रोक होता है ना, स्ट्रोक एक अलग होता है, माइग्रेन एक अलग होता है, बट लेकिन कुछ स्टडीज है जो बोलते हैं लॉन्ग टर्म माइग्रेन जिनको हेडेक होता है उनमें स्ट्रोक आने का रिस्क रहता है। वो कुछ टाइप्स ऑफ माइग्रेन होते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म में स्ट्रोक आने का रिस्क रहता है। सो उसका बहुत सारा वजह है, उनमें हाइपरटेंशन आने का रिस्क रहता है एंड उनका जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसकी वजह से माइग्रेन हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। सो थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट लेकिन माइग्रेन यदि होता है तो सब लोग यही डरते हैं कि हेडेक हो गया, मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, मेरे को स्ट्रोक हो गया। नहीं, माइग्रेन वालों में 1-2% लोगों में भी स्ट्रोक नहीं आता है। आप ट्रीटमेंट लेने से, अच्छा सा एक्सरसाइज करने से एंड उसका रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करने से आपको स्ट्रोक आने का रिस्क नहीं रहेगा। आप ऐसे ऐसा मिसकंसेप्शन में मत रहिए कि माइग्रेन होता है तो स्ट्रोक होता है, नहीं होता ऐसा। सर जो बीमारियां हो रहा है हम भी देख रहे हैं। सो उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं है। 20 साल से लेके 70-80 साल तक सेम बीमारियां देखने को मिल रही है। आप यकीन नहीं करते हैं, हम 14-15 साल में भी डिस्क, स्पाइन में डिस्क प्रॉब्लम्स वगैरह देख रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल ही बदल गया। तो आपको कुछ भी गड़बड़ लगता है, जैसा हेडेक हो गया, हेडेक आपको सता रहा है, बहुत दिन से सता रहा है, काम करने से वो रोक रहा है, तो ये क्या है बोल के एक डार्ट वगैरह टैबलेट लेके टाइम पास नहीं करना है, उस टाइम ज़रूर दिखाना है। एंड बैक पेन हो रहा है, बैक पेन से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो कुछ टैबलेट पेन किलर लेके टाइम पास करना वगैरह नहीं है। वो दिखाने से आपको रीज़न पता लगेगा, उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो भी करने से आपको बीमारी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एंड लाइफस्टाइल रिलीज हेडेक मतलब देखिए बहुत सारे बीमारियों का, ऐसा नहीं कि सब बीमारियों की यही जड़ होता है, बहुत सारे बीमारियों का जड़ हाइपरटेंशन, थायराइड एंड डायबिटीज़ होते हैं, जो स्पेशली नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। तो ये कोई भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। तो यदि आपको डाउट होता है, प्यास लग रहा है, बहुत थकावट महसूस हो रहा है, पेशाब ज़्यादा जाना हो रहा है एंड ज़्यादा काम करना मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है एंड सर में दर्द हो के ऐसा दिमाग फट जाएगा ऐसा लग रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, तो ज़रूर आप उम्र मत देखिए मेरे को 20 साल है कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सो सब ट्रीटमेंट आप चेकअप ज़रूर कराना है एंड हेल्थ चेकअप के लिए कोई एज नहीं है। आप 20 साल से लेके 70-80 साल तक भी हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। सिंपल हेल्थ चेकअप, सिंपल जनरल फिजिशियन चेकअप कराने से कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है क्या पता करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। बहुत सारे बीमारियां क्या होते हैं, सो 20 साल में हम नज़रअंदाज करते हैं उसको, वो बढ़ जाता है, उसके बाद जाके उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। शुगर का टैबलेट लो, बीपी का टैबलेट लो, ब्लड थिननेस लो। इसके पहले आप पहचान लिया तो आप कैसा अवॉइड करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसा करना है, वो सब करने से वो बीमारी बढ़ने से आप रोक सकते हैं। सो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है आजकल सब कुछ, जैसा हम बोल रहे थे माइग्रेन हो गया, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, हार्ट का रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड स्ट्रोक्स हो गया। सो ये सब जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड है। लाइफस्टाइल खाना सही नहीं होने से, एक्सरसाइज नहीं सही करने से, स्मोकिंग ज़्यादा, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा एंड ड्रग कंजम्पशन, सो ये सब एंड एक्सरसाइज नहीं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा वजन होने से, ये सब रीज़न से हो रहा है। सो जल्दी पहचानेंगे तो उसको अवॉइड करके हम आगे बढ़ने से ये बीमारियों को रोक सकते। सो आपको कोई भी शक होता है आपके डिसीज, आपके कंडीशन के ऊपर, तो ज़रूर आप हेल्थ चेकअप कराइए। उसमें कोई हिचकिचाने की और कोई उसको संदेह करने की ज़रूरत नहीं, आपको कराना ही है।